नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर अहम तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं उन बड़ी खबरों के बारे में जिन पर हमारी खास तौर पर नजर रहेगी। तो पहली खबर के बारे में आपको बताती हूं, अमेरिका के ईरान पर हमलों के अहम उद्देश्यों में से एक था ईरान में तख्ता पलट करना, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर को कुर्सी से हटाना। अमेरिका और इजराइल ने पहले ही हमले में अयातुल्ला अली खामनेई को मार गिराया, लेकिन अब ईरान ने ऐसा कदम उठाया है जो अमेरिका और इजराइल को पूरी तरीके से नाकाम साबित कर रहा है। ईरान ने मुस्तफा खामनेई की सेहत और उनके सक्षम होने पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब देते हुए मुस्तफा का एक वीडियो तक जारी कर दिया है। आज हम आपको ईरान के इस कदम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं दूसरी तस्वीर ईरान से ही जुड़ी हुई है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम मिडिल ईस्ट में जंग की प्रमुख वजह यही रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए बहुत सारे जतन किए, बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके सभी प्रयास नाकाम हो गए हैं और ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया है। आज हम आपको ईरान के परमाणु कार्यक्रम और ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर के जताई जा रही आशंकाओं के बारे में भी जानकारी देंगे। वही तीसरी खबर के बारे में आपको बता दूं, ईरान के साथ जंग में अमेरिका के हथियारों का जखीरा पूरे तरीके से खाली हो गया है, लेकिन ये हालात केवल अमेरिका के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि यूरोपीय देशों के लिए भी ये खतरे की घंटी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूरोपीय देशों से नाराज है। आशंका ये है कि वो यूरोपीय देशों पर हमला कर सकते हैं और ये आशंका अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ओर से जताई गई है। आज हम आपको यूरोप में पनपते खतरे के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको दिखाती हूँ विस्फोट की पहली अहम खबर। और खबर यह है कि ईरान के प्रॉक्सी का सऊदी अरब पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। यमन के हूती आतंकियों ने हमला कर दिया है। सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। हूती आतंकियों का रिफाइनरी पर मिसाइल से अटैक देखने को मिला है। अब मिडिल ईस्ट में एक नया फ्रंट आप इसे कह सकते हैं, यमन और सऊदी अरब के बीच में, जहां पर हूती लगातार सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सऊदी अरब भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यमन के हूती आतंकियों ने हमला किया, सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला उनकी तरफ से किया गया है। सबसे ज्यादा नुकसान ऑयल रिफाइनरी को ही पहुंचाया जा रहा है, आरामको को पहुंचाया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। अब हूती आतंकियों ने रिफाइनरी पर जो अटैक किया है उसकी वजह से ये वहां का हाल हो गया है। ये कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं कि सिर्फ और सिर्फ आग, लपटे, धुआं और कुछ नजर नहीं आएगा। इसकी वजह से आरामको को न केवल बंद करना पड़ता है, बल्कि 6-6 महीने के लिए, 1-1 साल के लिए बंद करने के बाद इसे वापस से रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है और तब तक दुनिया भर में तेल की कमी अच्छी खासी हो जाती है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है आरामको का, लेकिन ये जो हमले मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान भी आरामको को ही उठाना पड़ रहा है। अब एक और खबर आपको बता देती हूँ, इसी युद्ध जैसी स्थिति आप कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को रह रह करके याद आ जाता है कि वो युद्ध में है। ईरान में यूएस इजराइल की कार्रवाई पर अब सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। ईरान ने मुस्तफा खामनेई का दरअसल एक वीडियो जारी कर दिया है और वीडियो में स्वस्थ और सक्रिय दिखे हैं मुस्तफा खामनेई, जिसके बाद अब जो तमाम देश सवाल उठा रहे थे, अब उनके सवालों पर न केवल पूर्ण विराम लग गया है, बल्कि अब वो कुछ कहने लायक भी नहीं रह गए हैं। मुस्तफा खामनेई आपको नजर आ जाएंगे चर्चा करते हुए, अपने दल के साथ बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं मुस्तफा खामनेई। अमेरिका और इजराइल चीख चीख करके पहले ये साबित करने का प्रयास करता रहा कि मुस्तफा खामनेई भी जिंदा नहीं है, लेकिन ईरान ने मुस्तफा खामनेई के होने के सबूत अब पेश कर दिए हैं। अब अमेरिका और ईरान चाह करके भी, यानी अमेरिका और इजराइल चाह करके भी अब ये नहीं कह सकता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं है। उन्हीं की तरफ से रूपरेखा पूरी तैयार की जाती है और उसके बाद हमले होते हैं। हॉर्मुज पर ईरान के विदेश मंत्री ने एक बड़ा दावा कर दिया है। अमेरिका ने समझौते का पालन नहीं किया, अब्बास अराक्ची कह रहे हैं। हॉर्मुज में अमेरिका की वजह से हालात बिगड़ गए, अराक्ची का कहना है। हॉर्मुज पर ईरान का आदेश ही माना जाएगा, अराक्ची ने कहा, और ईरान की संप्रभुता को चुनौती कतई बर्दाश्त नहीं है, ये अराक्ची की तरफ से कह दिया गया है। मुद्दा जरूर परमाणु हथियारों का था, मुद्दा जरूर रेजीम चेंज का था, लेकिन अब ये सब कुछ शिफ्ट हो गया है सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज पर। और हॉर्मुज को लेकर के आए दिन ईरान की तरफ से बयान हो या फिर अमेरिका की तरफ से, वो बयान बार बार आते रहते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए शर्त रखी है। सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जोल कद्र का सोशल मीडिया पर मैसेज आ गया है
कि जब तक ईरान शर्तें नहीं मनवा लेता है तब तक पाबंदियां लागू रहेंगी। और वही खबर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर से एक जहाज पर हमले की जानकारी आई है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की जानकारी है कि ओमान के करीब एक जहाज पर अज्ञात चीज से हमला कर दिया गया है। जहाज पर आग भी लग गई है और उसे हालांकि काबू कर लिया गया है। यूके मैरीटाइम की तरफ से ये बताया गया है। जहाज के सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित है, ये भी उनकी तरफ से बता दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर कोई भी जहाज गुजरने की कोशिश कर रहा है तो कभी उस पर अमेरिका हमला कर देता है और कभी ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से ये कहकर के हमले कर दिए जाते हैं कि ये जहाज हमारे द्वारा तय किए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अमेरिका ज्यादातर जहाजों को कह देता है कि रास्ता बदल लो, और रास्ता नहीं बदलते हैं अगर तो वो भी हमला करता है। हालांकि यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की ये जानकारी है कि ओमान के करीब एक जहाज पर अज्ञात हमला हुआ, जहाज पर आग लग गई, सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। वहीं इराक में जब्त किए गए हैं बड़ी संख्या में ड्रोन्स। मीडिया रिपोर्ट्स, पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह जानकारी है कि रेड के दौरान एक बड़ी संख्या में ड्रोन जब्त किए गए हैं। ईरान के समर्थन वाले मिलिशिया से ड्रोन का संबंध होने की खबर सामने आ रही है। तो इराक में ये ड्रोन जब्त किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स पश्चिम की ये बताती हैं कि दरअसल एक रेड हुई और रेड के दौरान बड़ी संख्या में ड्रोन जब्त किए गए। ईरान के समर्थन वाले मिलिशिया से ड्रोन का संबंध होने की जानकारी भी मिली है। तो ये पूरी स्थिति मिडिल ईस्ट में अभी भी बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिका प्रयास जरूर कर रहा है कि वो एक बार फिर से ईरान से बातचीत करे, इस युद्ध से बाहर निकले, लेकिन ईरान पिछले बार की गलती को दोहराने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मक्का ज्वाइंट डिफेंस की तरफ से भी कोशिशें लगातार हो रही हैं। ईरान की ओर से अमेरिका और इजराइल समेत पूरी दुनिया की ओर से जो सवालिया निशान उठ रहे थे, जो ये कहा जा रहा था कि क्या वो जिंदा है या नहीं है मुस्तफा खामनी, तो उसे लेकर के भी उनकी तरफ से तमाम जानकारी आ गई है। वहीं आपको बताऊं कि मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर जश्न हो रहा है। रियाद में खास सजावट भी की गई है, खास तैयारियां की गई है। सऊदी, पाक और तुर्की के बीच में जो स्थिति बनी, जो उनके बीच में MOU साइन हुआ, उसके बाद ये देखिए किस तरीके से तीनों ही देशों के झंडे लगा करके इसे उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। सऊदी, पाक, तुर्की की झंडे की रोशनी से इसे सजाया गया है। समझौते में नेटो के आर्टिकल 5 जैसी व्यवस्थाएं हैं। और वहीं आपको बताऊं कि ईरान की ओर से अमेरिका और इजराइल समेत पूरी दुनिया की ओर से उठ रहे सवालों का एक करारा जवाब आ गया है। ईरान ने एक वीडियो जारी कर दिया कि मुस्तफा की सेहत कैसी है, और ईरान के इस कदम से अमेरिका और इजराइल के हाथ आई एकमात्र कामयाबी भी हवा हो गई है। अब कैसे वो हवा हो सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई, जो आखिरकार दुनिया के सामने आ गए, जिन्होंने दुनिया के सामने आकर ये साबित कर दिया कि जंग में अमेरिका और इजराइल पूरी तरह हार गए। ईरान ने साबित कर दिया कि मुस्तफा अली खामेनेई की सुरक्षा व्यवस्था इस हद तक मजबूत है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 28 फरवरी को युद्ध के आगाज के बाद से ही मुस्तफा को किसी ने भी देखा या सुना नहीं था, और अब ईरानी मीडिया ने मुस्तफा की तस्वीरें जारी कर दुनिया को उनके सुरक्षित, सेहतमंद और सक्रिय होने का सबूत दे दिया। मुस्तफा की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे IRGC ने मुस्तफा को बेहद गुप्त स्थान पर रखा। इस दौरान मुस्तफा के संदेश लगातार आते रहे। बताया गया कि मुस्तफा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करने से बच रहे थे, क्योंकि उन्हें सैटेलाइट के जरिए ट्रेस किया जा सकता है। मुस्तफा के संदेश केवल कुरियर के जरिए संबंधित लोगों तक पहुंचते रहे। खबरों के मुताबिक कुरियर भी कई जगह बदले जाते थे ताकि किसी को भी मुस्तफा की असली लोकेशन की जानकारी न मिल सके। मुस्तफा के एक वीडियो ने ईरान में चल रही अंदरूनी कलह की खबरों को भी विराम लगाने का प्रयास किया। दरअसल मुस्तफा की जानकारी नहीं होने के दौरान ये बात भी सामने आ रही थी कि ईरान की लोकतांत्रिक सरकार और कट्टरपंथियों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे थे कि IRGC मुस्तफा के नाम पर देश की सत्ता में लगातार दखल दे रही थी। इसके अलावा अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत पर भी IRGC कमांडर अहमद वाहिदी का ही नियंत्रण माना जा रहा था।
ईरान के कट्टरपंथी हमेशा से ही अमेरिका के साथ बातचीत का विरोध करते रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे के दौरान कट्टरपंथियों ने लोकतांत्रिक सरकार के प्रतिनिधि यानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची का विरोध किया, जिसके बाद माना जा रहा था कि अमेरिका के साथ टकराव और तेज होगा। दरअसल इजरायली मीडिया ने हाल ही में दावा किया था कि मुस्तफा खामेनेई की हालत बेहद गंभीर है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद ईरान ने ये वीडियो जारी किया और बता दिया कि मुस्तफा पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सरकार का नेतृत्व करने में सक्षम है। हालांकि मुस्तफा का वीडियो सामने आने के बाद कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वीडियो में मुस्तफा काफी सेहतमंद दिख रहे हैं। सवाल ये है कि अगर मुस्तफा की सेहत इतनी ठीक है तो वो महज 1 महीने पहले अपने पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में शामिल क्यों नहीं हुए। वीडियो की रिकॉर्डिंग की तारीख और दूसरी डिटेल नहीं दी गई, जिसके बाद ये अहम सवाल उठ रहा है कि कहीं ये वीडियो 28 फरवरी से पहले का तो नहीं है, क्योंकि वीडियो में मुस्तफा के चेहरे का एक तरफ का हिस्सा ही दिखा गया और हाथ दिख रहे हैं और उन पर भी चोट का कोई निशान नहीं दिख रहा। वीडियो में मुस्तफा खामेनेई ईरान के कुछ अहम लोगों के साथ वार्ता करते देखे जा सकते हैं, जो शायद मुस्तफा से करीब 2 फीट की दूरी पर बैठे हों। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुस्तफा की सेहत इतनी ठीक है कि वो करीब 2 फीट दूरी पर बैठे शख्स से आराम से बात कर सके। कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति पेजेश्कियान का एक इंटरव्यू सामने आया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुस्तफा खामेनेई से मुलाकात करना बेहद मुश्किल है। उन्हें अंधेरी और टिंटेड विंडो वाली कार में बिठाया गया था, जिसमें उन्होंने पिछली सीट पर बैठे एक शख्स के साथ कुछ मिनट बिताए। IRGC की ओर से उस शख्स के मुस्तफा खामेनेई होने का दावा किया। सवाल ये उठ रहा है कि अगर ईरान की कट्टरपंथी सरकार का प्रमुख यानी मुस्तफा खामेनेई लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के प्रमुख यानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मुलाकात में इतनी सतर्कता बरत रहे थे, तो फिर वीडियो में दिखाए गए लोग कौन हैं जिनसे मुस्तफा खामेनेई आराम से बैठकर चर्चा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान में लोकतांत्रिक सरकार और कट्टरपंथियों के बीच चौड़ी होती खाई की खबरों को खत्म करने के लिए ईरान की ओर से वीडियो जारी किया गया। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी 2026 को मिडिल ईस्ट में हमलों का आगाज किया। पहले ही झटके में आयतुल्लाह अली खामेनेई समेत ईरान के कई सैन्य कमांडरों और नेताओं को मौत की नींद सुला दिया। ये एकमात्र उपलब्धि है जो इस युद्ध में अमेरिका और इजरायल अपने खाते में जोड़ रहे थे, लेकिन ईरान ने उस उपलब्धि पर भी पानी फेर दिया। अगर मुस्तफा खामेनेई का वीडियो सच है तो यकीनन अमेरिका और इजरायल जंग में पूरी तरह से हार चुके हैं। मुस्तफा का एक वीडियो जारी कर दिया गया है, लेकिन इस वीडियो को जारी करने के पीछे किसके मायने क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल इसके सीधे सीधे मायने ये हैं कि ईरान का अमेरिका और इजरायल को जवाब है। जो कल तक पूछ रहे थे कि जिंदा भी है मुस्तफा या नहीं, उन्हें ये सबूत है। मुस्तफा के सुरक्षित और सक्षम होने का दावा है। मुस्तफा के लगातार सक्रिय होने का दावा है। ये CIA और मोसाद को नाकाम साबित करने का प्रयास भी है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि मुस्तफा के चेहरे और हाथ पर खरोच तक का एक निशान नहीं है। अगर सेहत इतनी ठीक है तो पिता के जनाजे में आखिरकार वो क्यों नहीं गए? मुस्तफा से महज 2-4 फीट दूर बैठे हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। मुस्तफा इतनी करीब से मिल सकते हैं इन तमाम लोगों से, तो देश के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से आखिरकार क्यों नहीं मिले? पेजेश्कियान को मुस्तफा बताकर के किससे मिलवाया गया? क्योंकि पेजेश्कियान ने सामने आकर के ये कहा था कि उन्हें ये तक नहीं पता कि जिनसे वो मिले वो मुस्तफा खामेनेई हैं या नहीं है। और अब आपको बताती हूँ दूसरी खबर के बारे में। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और इजरायल के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देशों ने दावा किया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे और इसी वजह से उन्होंने ईरान पर हमले कर दिए। लेकिन अब जो जानकारी है उसके अनुसार ईरान ने उनके प्रयासों को नाकाम साबित कर दिया है, यानी ईरान ने परमाणु हथियार का निर्माण कर लिया है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए हैं? आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम माना जा रहा था। दोनों ही देश दावा कर रहे थे कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे
अमेरिका और इजराइल ने पिछले साल भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए थे और इस साल भी उन्होंने शुरुआती दौर में ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। अमेरिका हमेशा ही ईरान पर परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए दबाव बनाता रहा है। ईरान भी हमेशा से ही ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक कार्यों के लिए है, हथियार बनाने के लिए नहीं। हालांकि ईरान के पास परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मौजूद है। इस बीच ईरान से एक और चौंकाने वाली खबर आई। ईरान का खुजेस्तान प्रांत भूकंप के झटके से दहल उठा। बताया गया कि खुजेस्तान में 4 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है और ये भूकंप उस हथियार की टेस्टिंग के कारण आया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ईरान के परमाणु हथियार नहीं बनाने के दावे के बावजूद हथियारों की टेस्टिंग की आशंका क्यों जताई जा रही है। इसके लिए सबसे अहम है भूकंप की टाइमिंग और तीव्रता। दरअसल जब भी परमाणु विस्फोट किया जाता है तो उस क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जिनकी तीव्रता 4 के आसपास हो सकती है और खुजेस्तान प्रांत में आए भूकंप की तीव्रता भी 4 ही रही। हालांकि बमबारी के बाद भी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते, लेकिन फिलहाल बमबारी का आरोप ना तो ईरान ने लगाया और ना ही अमेरिका ने कोई दावा किया। ईरान के खुजेस्तान प्रांत में भूकंप आया, जिसके ठीक बगल में है बुशहर प्रांत, जहां मौजूद है बुशहर परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो ईरान और रूस के परमाणु रिश्ते का प्रतीक है। इस परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना रूस की मदद से की गई थी और इसके संचालन में भी रूस का अहम योगदान रहा। रूस के वैज्ञानिक और टेक्नीशियन इस केंद्र में मौजूद रहते। रूस और ईरान अहम सहयोगी हैं। युद्ध के दौरान ये खबरें आ रही थी कि ईरान अपना 440 किलो संवर्धित यूरेनियम रूस को सौंप सकता है। हालांकि बाद में ईरान की ओर से ही इन खबरों पर विराम लगा दिया गया, लेकिन ये खबरें रूस और ईरान के मजबूत परमाणु संबंधों की ओर इशारा जरूर करती हैं। ये ईरान का परमाणु ऊर्जा केंद्र है। चूंकि पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ परमाणु ऊर्जा का प्रोडक्शन किया जाता है, लिहाजा इस केंद्र में अगर परमाणु संवर्धन किया जाए तो संभव है किसी को भी इस पर शक नहीं होगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ईरान ने परमाणु हथियार बनाने लायक संवर्धन स्तर हासिल कर लिया है। दरअसल ईरान के पास 2025 में 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम था, जिसका संवर्धन स्तर 60% था। हालांकि संवर्धन स्तर वेपन ग्रेड नहीं होता है, लेकिन 60% से 90% तक संवर्धन स्तर पहुंचाने में करीब 4 हफ्ते का समय लगता है। यानी वो परमाणु हथियार बनाने से महज एक कदम ही दूर था। तो क्या ईरान ने वो कदम भी तय कर लिया? हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।
लेकिन ईरान में आया भूकंप, उसकी लोकेशन और टाइमिंग इस ओर इशारा जरूर कर रहे हैं। ईरान दावा कर चुका है कि जंग के बीच वो दुनिया को बड़ा सरप्राइज देगा। ऐसे में अगर ये बात साबित होती है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ये अमेरिका के लिए बेहद शर्मनाक हालात होंगे, जिसके बाद ये अमेरिका और यूरोपीय देश ईरान पर केवल प्रतिबंध ही लगा सकते हैं। लेकिन ईरान के सहयोगी मुल्क रूस और चीन इन प्रतिबंधों को बेअसर करने में ईरान की मदद करते रहेंगे। ईरान लीबिया समेत अन्य देशों के हालात देख चुका है, जिन्होंने परमाणु हथियार सरेंडर किए और उसके बाद वो बदहाली के समंदर में डूबते चले गए। ऐसे में उम्मीद नहीं है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटेगा और अगर वो आगे बढ़ा तो अगला कदम परमाणु हथियारों का निर्माण ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी है कि मिसाइलों की कमी अमेरिकी सेना झेल रही है। यूएस डिफेंस कंपनियों पर पेंटागन का दबाव है, प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाने के लिए दबाव है, जल्द डिलीवरी क्षमता बढ़ाने के लिए भी दबाव है और सीधे सीधे जिन कंपनियों को हथियार बनाने का जिम्मा सौंपा गया है उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आपको इतने दिन के अंदर अंदर हथियार उपलब्ध करवाने होंगे, जबकि हथियारों को बनाने में एक लंबा चौड़ा वक्त लगता है, वक्त की आवश्यकता होती है। बावजूद इसके जल्द डिलीवरी और क्षमता बढ़ाने के लिए दबाव अमेरिका की तरफ से इन कंपनियों पर बढ़ाया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि थार्ड से लेकर के और भी इंटरसेप्टर्स ऐसे हैं जिनकी कमी भारी हो गई है और इस वजह से अब इन्हें बनाने के लिए भी दूसरी कंपनियों पर दबाव शुरू हो गया है। रूस और यूक्रेन की जंग अब और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। अब इस जंग के दूसरे देशों तक फैलने की आशंका भी है। आखिर अब दुनिया में ऐसे कौन से हालात बन गए हैं जो जंग का दायरा बढ़ने की आशंका को बढ़ा रहे हैं, जता रहे हैं? आपको इस रिपोर्ट में दिखाती हूँ। यूरोप की जमीन बीते 4 साल से ज्यादा समय से बारूदी बारिश झेल रही है। अब तक केवल यूक्रेन की जमीन तबाही सह रही थी, अब रूस की धरती भी बर्बादी की आग में झुलस रही है। युद्ध में यूक्रेन अब तक अपने साथियों की बदौलत खड़ा दिखाई दिया। यूरोपीय देशों को आशंका है कि अगर रूस का यूक्रेन पर कब्जा हो गया तो अगला नंबर उनका हो सकता है। लिहाजा वो लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का न केवल भरोसा दे रहे हैं बल्कि हथियार भी दे रहे हैं।
उधर अमेरिका भी सीधे तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर यूक्रेन की मदद करता दिख रहा है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी सेना के पास मिसाइलों की भारी कमी होगी। अमेरिका के पास मिसाइलों का जखीरा बेहद खतरनाक स्तर तक कम हो गया। हालात ऐसे हो गए कि अब अमेरिकी सेना के पास अपनी हिफाजत के लायक हथियार भी नहीं बचे, जिसके बाद अब नेटो समेत यूरोपीय देशों के हालात खराब हो सकते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी कि व्लादिमीर पुतिन आने वाले वर्षों में नेटो की एकजुटता को परखने के लिए किसी सदस्य देश पर हमला कर सकते हैं। एजेंसियों ने बाल्टिक देशों और पोलैंड को संभावित निशाने पर बताया है। जर्मनी एयरपोर्ट पर विस्फोटक ड्रोन मिलने और नेटो सीमा के आसपास बढ़ती सरगर्मी ने आशंका को और बढ़ा दिया है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार यह हमला जंग छेड़ने जैसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा कदम हो सकता है जिससे नेटो की एकजुटता को और उसके आर्टिकल 5 को टेस्ट किया जा सके, जिसके तहत किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। खास बात यह है कि यह खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिका के पास हथियारों का जखीरा कम हो रहा है। अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार पुतिन का अगला कदम बाल्टिक देशों यानी लताविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया या पोलैंड की ओर हो सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि रूस साइबर अटैक से लेकर सीमित सैन्य घुसपैठ तक कई विकल्पों पर विचार कर सकता है। यह हमला केवल तनाव बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन नेटो को सीधे बड़े युद्ध में धकेलने से थोड़ा नीचे रह सकता है। इस बीच जर्मनी में हुई एक घटना ने चिंता और बढ़ा दी। एक एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में विस्फोटक से लैस ड्रोन मिला। इस घटना को अमेरिकी एजेंसियां रूस की खुफिया एजेंसियों से जोड़ रही हैं। बताया गया कि ड्रोन में मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक थे। पिछले कुछ समय में नेटो देशों के आसपास ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ी है। इससे पहले मई में रोमानिया में एक इमारत पर विस्फोटक ड्रोन गिरा, जिसमें 2 लोग घायल हुए, जबकि पिछले साल सितंबर में पोलैंड के एयर स्पेस में घुसे रूसी ड्रोन को नेटो फाइटर जेट्स ने मार गिराया। ये सभी घटनाएं एक जैसे पैटर्न की ओर इशारा करती हैं। जिसे एक्सपर्ट्स हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा मान रहे हैं। खास बात यह है कि यह खबर ऐसे समय में आई है जबकि अमेरिका के पास हथियारों की भारी कमी बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के साथ संघर्ष में अमेरिका अपने करीब 80% थर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर और लगभग 50% पैट्रियट सिस्टम का इस्तेमाल कर चुका है। इससे भविष्य में नेटो के साथ किसी भी संभावित टकराव या चीन के खिलाफ रणनीति बनाने पर असर पड़ सकता है। साफ है कि अमेरिका की घटती ताकत ने अब पुतिन को बड़ा मौका दे दिया है और अब वो यूरोपीय देशों की ओर बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। हथियारों और मिसाइलों की कमी के कारण ट्रंप और पीट हेग्सेट में बहस तक हो गई है। तो आखिरकार वो कौन कौन सी मिसाइलें हैं जिनका स्टॉक खत्म हो गया, उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो ये वो मिसाइलें हैं, टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें जंग में इस्तेमाल कर दी गई हैं 1500 यानी 50%, और सिर्फ 1500 ही अमेरिका के पास शेष रह गई हैं। पैट्रियट इंटरसेप्टर 1500 ये भी इस्तेमाल कर लिए गए हैं और अब
500 मात्र अमेरिका के पास शेष रह गए हैं, यानी 80% तक पैट्रियट का इस्तेमाल कर लिया गया है। वहीं थर्ड इंटरसेप्टर 290 जंग में इस्तेमाल हो चुकी हैं और 70 उनके पास अभी भी बची हुई हैं। इसके बाद आता है JASSM, ये 1100 इस्तेमाल कर ली गई है और 1200 करीब अभी भी अमेरिका के पास बची हुई है। थर्ड और पैट्रियट ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं जिनका इंटरसेप्टर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया गया है पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा के लिए अमेरिका की तरफ से, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना ही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो गया है। ATACMS जंग में 100 इस्तेमाल हो गई है, सिर्फ 10 बची हुई हैं। अब 10 में क्या कर लेंगे, कौन सी जंग लड़ लेंगे। दूसरी तरफ PRSM का भी हाल वही है, 110 इस्तेमाल कर ली गई है और 15 शेष रह गई हैं। SM2 SM3 800 इस्तेमाल 50% इस्तेमाल कर ली गई है और 800 अभी भी अमेरिका के पास शेष बची हुई है। MQ ड्रोन 165 इस्तेमाल कर लिए गए हैं और इनमें से ना जाने कितने ईरान की तरफ से गिराने का दावा तक कर दिया गया है और दूसरी तरफ उनके पास सिर्फ 135 शेष रह गए हैं। अब ये वो तमाम हथियार है, तमाम इंटरसेप्टर्स है जो कि उनके पास पूरे तरीके से खत्म होने की कगार तक पहुंच गए। कुछ की संख्या सिर्फ 10 और 15 रह गई अमेरिका के पास। इसीलिए वो कंपनियों पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप जल्द से जल्द हमें हथियार मुहैया करवाइए। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि तुर्की से यूक्रेन को M39 मिल सकती है। ATACMS मिसाइल लॉन्चर्स, रॉकेट और क्लस्टर आर्टिलरी शेल भी मिल सकते हैं। हथियार दिए जाने के लिए जरूरी है अमेरिका की मंजूरी और अमेरिका की ओर से तुर्कियों को दिए गए हैं ये हथियार। अब ऐसे में इन हथियारों को एक बार फिर से बताया जा रहा है कि यूक्रेन को सौंपा जा सकता है। हालांकि अमेरिका की आवश्यकता होगी कि वो मंजूरी दे, उसके बाद ये हथियार तुर्की से यूक्रेन को भेजे जाएंगे। वहीं रूसी सेना का यूक्रेन के कामिकाजी ड्रोन पर हमला देखने को मिला है। रूसी सैनिकों ने ड्रोन पर राइफल से फायरिंग की है। फायरिंग में ड्रोन के खत्म हो जाने की, मारे जाने की खबरें हैं जो कि सामने आई है। तो रूसी सेना ने यूक्रेन के कामिकाजी ड्रोन पर हमला किया है और रूसी सैनिकों ने ड्रोन पर राइफल से फायरिंग कर दी है, जिसके बाद वो ड्रोन वहीं पर धराशायी हो गया है। ड्रोन ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है रशिया को और 1-2 नहीं 550 से ज्यादा ड्रोन तक भेज दिए गए थे मॉस्को में, हाल खराब कर दिए गए थे। अब ऐसे में रशिया के लिए सबसे बड़ा सरदर्द यूक्रेन के ये कामिकाजी ड्रोन ही है। तो ये थी खबरें आज की विस्फोट में। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।